आपको यहाँ पर दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आर्टिकल है। ये आपको पीआईबी की साइट से ये आर्टिकल मैंने निकाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये न्यूज़ क्या कह रही है कि संकल्प स्मारक क्या होता है अभी बात करेंगे। संकल्प स्मारक डेडिकेटेड टू नेशन बाय CINCN, इसका फुल फॉर्म हुआ कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। अब इसका सिंपल सा मतलब ये समझिए कि भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक स्मारक डेडिकेट किया गया है और उस स्मारक का नाम रखा गया है क्या, संकल्प स्मारक। और ये क्यों है तो चलिए समझते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा, बढ़िया मामला है। नेशनल मूवमेंट से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। देखिए ये एक स्मारक का अभी डेडिकेट किया गया है हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनको। तो हम समझेंगे कि ये है क्या। देखिए इस पर आने से पहले हम एक थोड़ा सा अगर हम ये समझ लें कि ये क्या है और क्यों है तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए हमको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो उनके जीवन के मेन जो कथन होते थे, उनका जीवन जिन सिद्धांतों पर आधारित था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। इसका इनॉग्रेशन या इसको डेडिकेट किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29 दिसंबर 1943। इसमें लिखा होना चाहिए था, सिर्फ 43 लिखा गया। अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा कि इसका मतलब हुआ 29 दिसंबर 43। अब हम समझते हैं। देखिए हमको पता है कि जब हमारा राष्ट्रीय मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैद कर लिया था। यानी कैद क्या कर लिया था, सर्विलांस पे रख लिया था, नज़रबंद कर दिया था कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस जी 1941 में किसी तरह अंग्रेजों की कैद से भाग निकले और वहाँ से भागकर वो पहुँच गए, यानी कलकत्ता में वो थे और वहाँ से भागकर वो निकल गए बाहर, जर्मनी वगैरह चले गए। उसके पश्चात वो 41 में गए थे और 43 में दोबारा अपनी मातृभूमि पर लौटे थे। और लौटे कहाँ पर थे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। और जैसे ही अंडमान और निकोबार आइलैंड पर आए थे, इन्होंने वहाँ पर भारत का झंडा फहराया था। तो इसका एक संकेत ये भी निकाला जाता है कि अंडमान और निकोबार भारत में सबसे पहले आज़ाद हुआ था। क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 1943 में वापस आए थे तो इन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भारत का झंडा एक संकेत के रूप में फहराया था। और ये कहा समझा जाता है कि अंडमान और निकोबार भारत में सबसे पहले जो आज़ादी जिस लैंड को मिला था वो अंडमान और निकोबार आइलैंड है। अब इस बात को याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आए हैं 1943 में, यानी 29 दिसंबर 1943 में। इस समय भारत में नेशनल मूवमेंट चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो आज़ादी की जो दौड़ थी वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। भारत की आम जनता बढ़ चढ़कर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में व्यस्त थी। तो ये हमने समझ लिया कि इसका महत्व क्या है। 41 में सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी यहाँ से गए थे और 43 में पहले वो जर्मनी गए, जर्मनी से फिर सिंगापुर पहुँचे। तो इस टाइप उन्होंने कुछ विदेशों में भारत की आज़ादी के लिए प्रयास किया। जर्मनी जब वो पहुँचे थे तो कहा जाता है कि वहाँ पर उनकी मुलाकात हिटलर से भी हुई। उसके पश्चात फिर वो आपने सिंगापुर पहुँच गए और सिंगापुर पर उस समय जापान का नियंत्रण था। तो वहाँ पर हम आएंगे। ये हमने बेसिक जानकारी ले ली, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनका जन्म हुआ था 1897 में उड़ीसा के कटक में और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये बेसिकली एक जहाज़ से ट्रैवल कर रहे थे। कहाँ पर, जो वर्तमान ताइवान है। आप जब एटलस देखोगे तो एटलस में चाइना के नीचे आपको ताइवान दिखेगा, तब उसको फार्मोसा द्वीप बोलते थे। वहाँ पर इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय उस ताइवान पर या फार्मोसा आइलैंड पर जापान का कंट्रोल था और वहीं पर ये जा रहे थे विमान से और कहा जाता है विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनको, आपको सबको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनको एक टाइटल दिया गया था नेताजी। वो किसने दिया था, आज़ाद हिंद फौज एक सेना बनाई गई थी, उसी के जो सैनिक थे उन्होंने इनको एक टाइटल दिया था और वो टाइटल क्या था, नेताजी। तो इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। और जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने इनको टाइटल दे दिया तब इनका पूरा नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथ ही साथ इन्होंने हमारी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ प्रमुख स्लोगन भी दिए थे, नारे भी दिए थे, जैसे जिसमें सबसे मशहूर हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरह इन्होंने एक और नारा दिया और उस नारा का नाम था जय हिंद। अगर हम इनकी राजनीतिक जीवन की बात करें तो इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
और इसी क्रम में उस टाइम गांधी जी के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इन्होंने, जब इनका और गांधी जी का काम करने का तरीका अलग था, इसीलिए जब ये बाहर गए और इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए शक्ति प्रयोग करना शुरू किया तो इन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद भी मांगा था और राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, और गांधी जी ने भी इनकी तारीफ की थी। साथ ही साथ इनको हमको पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी कई बार बने। 1938 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने। साथ ही साथ 1939 में, पहले तो 1938 में हरिपुरा जो सेशन था वहाँ पर अध्यक्ष बने कांग्रेस के। फिर 1939 में हमने देखा कि कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन था और वहाँ पर ये अध्यक्ष बन गए। लेकिन समस्या क्या थी कि 1939 में जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव था वो सुभाष चंद्र बोस जी के और गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया के मध्य हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी की विजय हुई और गांधी जी के जो समर्थित व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारामैया, उनकी पराजय हो गई। तो गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार स्वीकार किया और गांधी जी, यद्यपि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का जो चुनाव था वो जीत गए, लेकिन गांधी जी से समर्थन ना मिला उनको और गांधी जी को बड़ा भी मानते थे, तो इसलिए फिर उन्होंने अंततः उसकी अध्यक्षता त्याग दी और फिर आगे चलकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसी समय हम देखें कि हमारे भारत के एक सैनिक हुआ करते थे मोहन सिंह। मोहन सिंह एक व्यक्ति थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जापानी सेना के जो अधिकारी थे, कर्नल फुजियारा बोलते हैं, उनके साथ मिलकर एक सेना बनाई थी। उस सेना का नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। जब सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी से होते हुए सिंगापुर पहुंचे तो इन्होंने उस सेना की कमान संभाली और उस सेना के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध अपना संघर्ष छेड़ दिया। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि उसके बाद मतलब आज़ाद हिंद फौज भारत में मतलब लड़ने का उसने प्रयास किया। और कहा जाता है जब म्यांमार यानी रंगून का पतन हुआ तो उसके बाद सेना को काफ़ी मजबूती मिली। तो इन्होंने, इनका जो अंग्रेजों से लड़ने का तरीका था वो नेहरू के जी के तरीके से और गांधी जी के तरीके से अलग था। तो ये थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन पे भी भरोसा रखते थे कि शक्ति के दम पर हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेंगे। और यही कारण रहा कि गांधी जी हो गए या नेहरू जी हो गए, इनका बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला सुभाष चंद्र बोस जी को। 1945 में इनकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि जब जापान की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराजय होने लगी तो इनको जापान का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला हुआ था। तो जापान की पराजय से हुआ क्या कि ये भी अस्त व्यस्त हुए और इसी क्रम में कहा जाता है कि ये जब जा रहे थे एक हवाई जहाज़ से तो वो ताइवान में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद है नेताजी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगी।